प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और आज मैं हूँ आप सभी के साथ आरती और मेरे साथ है रजत। स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन और नमस्कार। आरती, आज भी हमारे पास एक बड़ा उर्वर विषय है, खेती से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ। और हम बता दें कि ये सबसे बड़ा पहलू इस मुद्दे का, इस विषय का आज के का ये है कि ये शीतकाल से यानी मौसम से चल रहा है। जी हाँ, जैसा कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के हिसाब से हमारे जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव भी होते रहते हैं और हम उसी पे आधारित अपने किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए लेकर आते हैं विषय, जिससे उनको लाभ प्राप्त हो सके। विषय अनुकूलन बनाने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम को। आज भी हमने ऐसा ही किया है। और इससे पहले कि हम विषय बताएं आरती अपने श्रोता मित्रों को, मैं सबसे पहले अपने हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं विषय के, उनका स्वागत करना चाहूँगा। डॉक्टर MC सिंह हैं, आप पूसा संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं। और डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बता दें कि इस पूरे 25 मिनट के अब जो बचा हुआ हमारे पास समय है, इसमें हम बात करेंगे डॉक्टर सिंह से और आप सभी के कॉल्स का और संदेशों का हम इंतजार करेंगे। और आज का विषय है आरती। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शीतकालीन फूलों की खेती के बारे में। तो आपकी जितनी भी इस विषय पे जिज्ञासा हो, जो भी कुछ आप जानना चाहते हो या खेती के समय आपको जो भी छोटी बड़ी परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हों, उनका समाधान उम्मीद है यहाँ पे आपको आज मिल जाएगा। तो आप जरूर कॉल कीजिएगा। और आप सभी जब कॉल करेंगे तो उस पर हमारी साथी हैं हमारे साथ ऋतु, जो आपकी कॉल हम तक पहुंचाएंगी। तो उनका भी स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और फटाफट से आपको बता देते हैं सबसे पहले अपने फ़ोन नंबर, जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 23421089। एक और फोन नंबर है 23421081। आज फोन नंबर में थोड़ा सा बदलाव है, तो आप जरूरी नहीं ध्यान रखिए। और एक बार फिर इस बीच में हम दोहराएंगे नंबर, आप अगर नहीं कर पाए नोट तो कर लीजिएगा। आप हमें संदेश देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। 53010, ये हमारा नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। GOLD गोल्ड जरूर टाइप कीजिएगा, साथ ही अपना नाम भी हमें बताइएगा। जी, तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, शीतकालीन फूलों की खेती जैसा कि आज का विषय है, इसमें शीतकाल अभी का मौसम भी है और किस तरह के फूलों की इसमें खेती की जानी चाहिए, किस तरह की देखभाल की उन्हें खासतौर से ज़रूरत पड़ती है, क्या एहतियात हमें इन दोनों चीज़ों से रखनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक आधारभूत सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि शीतकाल में जो अब मौसम जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, किस तरह के फूलों का, किस खास तरह के फूलों का हम ध्यान रखें कि हमें उगाने चाहिए? जी, जहाँ तक जो फूलों की खेती है व्यवसाय के लिए या आमदनी के लिए या धनोपार्जन के लिए, अगर हम उसमें खेती की बात करें तो जैसा आपने कहा शीतकालीन मौसम है और प्राय शीतकालीन मौसम तो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले प्रारंभ हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शीतकालीन समय है, मौसम है किसानों के लिए, किसानों की जो मुख्य फूलों की फसलें हैं वो इसी मौसम में अधिक रूप से आती हैं। तो जैसे हम मैरीगोल्ड की बात करते हैं तो मैरीगोल्ड इस मौसम की मुख्य फसल है। उसके बाद ग्लैडियोलस एक मुख्य फसल है, और जो किसान कॉमर्शियल खेती करते हैं क्राइसैंथेमम की खुले खेतों में भी, उनके लिए भी यही मौसम
बहुत ही उपयुक्त है। हालांकि 2 महीने 3 महीने पहले उसकी रोपाई की जा चुकी है और फूल अब कटाई पर है और वो उसका विपणन कर रहे हैं। तो वो जो मौसम की सबसे पहली फसल है वो गुलदाउदी है। तो प्राय गुलदाउदी अधिकतर जो डिस्प्ले के लिए की जाती है या गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए की जाती है, लेकिन अब उसको जो किसान हैं एक सफल खेती के रूप में भी उगा सकते हैं। तो इसकी जो सफल खेती है वो बाकी फसलों में सबसे पहले प्रारंभ होगी। तो जैसे मैंने कहा कि जून और जुलाई में उसके पौधे बनाएं और उसके बाद जुलाई अगस्त में उसकी रोपाई की जा सकती है। तो अगर जून और जुलाई में पौधे बनाकर जुलाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी उसकी रोपाई करेंगे तो किसान भाई उसकी कॉमर्शियल या व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, जिसका फूल सबसे पहले बाजार में आएगा और उनको बहुत अच्छी आमदनी देगा। क्या बात। और फिलहाल हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार धर्मवीर जी, बताएं। डॉक्टर साहब मैं आपसे मिला था और मैं 6 नवंबर को आपसे गुलदाउदी, पूसा नारंगी, जो आपका गेंदा, हाँ जी, और आपने नरगिस के बल्ब मेरे को दिए थे जी। तो डॉक्टर साहब मैंने लगा दिया और 1-1.5 इंच नरगिस के तो उठाए हैं, बाहर निकल आए जी। और ये गुलाब गेंदे के भी ठीक चल रहा है और गुलदाउदी भी ठीक चल रही है। कुछ पौधे जो दिए थे आपने वो नहीं कामयाब हो पाए। अब मुझे ये बताइए, आपसे मैं इंग्लिश गुलाब भी लाया था, उसमें भी फुटाव आगे रखा हूँ। अब ये बताइए, मैंने उसमें गोबर की खाद के अलावा और आपके जो पूसा से लेके आए थे, इसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं डाला। इसके लिए मुझे अतिरिक्त क्या देखभाल करूँ, क्या डालूं? हाँ, जैसा आपने कहा धर्मवीर जी, आपके पौधे ठीक से जम के बढ़वार ले चुके हैं। तो जैसा आपको पता है कि जब पौधों की जड़ अच्छे से बन जाती हैं और बढ़वार लेने लगते हैं, तब हमें उनमें रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। तो जैसा आपको पता है कि आजकल अगर आपके पौधे गमलों में लगे हैं तो सबसे उत्तम है कि जो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में NPK की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो कॉमर्शियल आती है, व्यावसायिक रूप से उसका पैकेट आता है 1 किलो का, 2 किलो का, तो उस 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलें और उससे उसकी सिंचाई करें। तो आप देखेंगे कि जब तक उन पर फूल आने की स्थिति बनती है, जो कली आने की स्थिति बनती है, तो तब तक यही खाद आपको उसकी बढ़वार के लिए पर्याप्त होगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर बीच बीच में आप इसमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी मिक्सचर देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आप अगर पानी के साथ घुलने वाले रासायनिक खादों को देंगे तो उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होगी। करनी चाहिए डॉक्टर साहब? हाँ, 1 सप्ताह में 1 बार उसको रिपीट कर सकते हैं। हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट को 1 सप्ताह में 1 बार रिपीट करें। हाँ, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में। डॉक्टर साहब, धर्मवीर जी हमारे नियमित श्रोता हैं और इनके प्रश्न आते ही रहते हैं। गुलदाउदी की खेती की अभी हम बात कर रहे थे और कुछ और 2-4 इन्होंने अच्छे और मशहूर जो लोकप्रिय किस्में हैं फूलों की, उनकी बात की। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी किस्म है जो ग्रीष्म काल में भी उपलब्ध हैं, शीतकाल में भी हैं, लेकिन शीतकाल में उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत है? जी हाँ, ऐसा होता है कि जैसे तापमान गिरता है तो उसके सापेक्ष रूप में हम देखते हैं कि दिन में जो अधिकतम तापमान है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है और जो रात को गिरा हुआ तापमान है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो जो इन दोनों तापमान के बीच का अंतर है वो हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसके लिए 2 स्थितियां होना बहुत आवश्यक है किसान के लिए। एक तो जो फसल खुले खेतों में लगी है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखें, ताकि जो दिन के बढ़े हुए तापमान का अंतर है रात के गिरते हुए तापमान से कम किया जा सके और जो संभावना होती है ठंड से पौधे के कम बढ़वार लेने के, वो उसका समाधान हो जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर ऐसी फसलें हैं कि जिनका टनल के माध्यम से या अस्थायी पॉलीथीन के माध्यम से, कवर के माध्यम से हम उनको बचा सकते हैं रात के समय में या निरंतर 1 या 1.5 महीने की अवधि तक, तो वो फसल हमें बहुत अच्छी गुणवत्ता के फूल देती है। जी डॉक्टर साहब, इस दौरान एक कॉलर मित्र जुड़े हैं हमारे साथ। जी हेलो। हाँ सर, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
जी योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना प्रश्न। जी वो गेंदा का जो फूल होता है उसकी खेती करना चाहे तो किस ढंग से कर सकते हैं, कितने एरिया में कर सकते हैं? हाँ देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में आप गेंदा की खेती करते हैं तो जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है बहुत उपयुक्त है। उपयुक्त से मतलब है वहाँ का तापमान बहुत अधिक नहीं जाता है, 36 या 37 38 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है और 15-12 डिग्री से कम नहीं जाता है। तो अगर आप हाइब्रिड किस्म का गेंदा वहाँ पर लगाएं तो उसको साल में 3 बार लगा सकते हैं और बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। लेकिन इसके सापेक्ष रूप में अगर आप हमारी जो देसी प्रजातियां हैं, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, उनको लगाकर लंबी अवधि तक फूल ले सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपको समय बद्ध फूल लेना है, यानी जिस समय उस फूल की मांग है, अगर उस समय गेंदा का उत्पादन करना है तो आप हाइब्रिड किस्म का गेंदा, जिसमें 3 प्रजातियां प्रमुख हैं, एक तो इंका येलो है, इंका ऑरेंज है और वेनिला है, और इसी तरह से बहुत सारी किस्में जो हैं इसमें संकर गेंदा की आती हैं, उनको लेकर आप फूल उगा सकते हैं। और इसका सबसे जो उत्तम फायदा है वो यह है कि यह 60 से 65 या 70 दिन में फसल दे देती हैं, जो कि सबसे अधिक जल्दी फसल आती है और आपको आमदनी बहुत ही कम समय में मिल जाती है। जी, और फिलहाल एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं छत्तर सिंह बोल रहा हूँ हरियाणा। जी सिंह साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका, पूछिए अपना सवाल। सर ऐसे है, मैंने घर में गुलाब लगा रखा है, जिस समय लगाया था उसका फूल आए थे जी, अभी इसका फूल नहीं आते। हाँ देखिए, अभी जो गर्मी के उपरांत ये मौसम आता है तो ये पुनः गुलाब में बढ़वार का समय होता है। तो अगर आपका गुलाब 1 से 2 साल का है तो इसमें जो गुलाब है उसमें अक्टूबर के महीने में फिर से कटाई छटाई करना बहुत आवश्यक होता है। और जो नीचे, अगर ये गमला है तो गमला बदलना जरूरी है, और अगर ये नीचे जमीन में है तो इसकी 1/3 मिट्टी को बदलना बहुत जरूरी है, जो कि गोबर की सड़ी खाद से बदली जा सकती है। और उसमें फिर निरंतर कटाव के बाद एक नई बढ़वार आएगी जिसमें अच्छी गुणवत्ता के फूल आएंगे। तो आप इसमें ऐसे करें कि अभी भी समय है, जो 10 इंच तक ऊंची शाखाएं हैं उन्हीं को रहने दें और उसके ऊपर से इसको पुनः एकदम से काट दें, और सुनिश्चित करें कि इसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए जिस समय आप ये करते हैं, और उसकी मिट्टी में 1/3 खाद और मिला दें और उसके बाद इसको ढक दें। 2 दिन तक सिंचाई ना करें, और इसके बाद जो है रासायनिक खाद भी इसमें मिला सकते हैं इसी समय। 2 दिन तक सिंचाई ना करें और 2 दिन के बाद इसमें सिंचाई करें, तो आप देखेंगे 10 से 12 दिन में इसमें बहुत अच्छी बढ़वार आ जाएगी, नई कलियां आएंगी, और 20 से 25 दिन के बाद इसमें फिर से आपको नए फूल आने लगेंगे। तो यह जो समय है ये बहुत ही उपयुक्त है गुलाब के संशोधन के लिए। जी, और श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और जैसे कि आपको कहा था कि एक बार फिर से हम नंबर दोहराएंगे, तो हमारे फोन नंबर जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, 011 हमारा STD कोड है, जिसे आप डायल करके आप फोन नंबर डायल कर सकते हैं 23421089, 23421081। ये हमारे 2 फोन नंबर है जिस पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। तो साहब मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। जी अपना नाम भी बता दीजिए प्लीज। ब्रह्मदेव जी, स्वागत है एक बार फिर से, बताइए। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसे फूल का हम पेड़ लगाएंगे जी, तो उसके नीचे जैसे हम दूसरा भी कोई और सामान लगा सकते हैं, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा? हाँ देखिए, अगर आप फूल के पेड़ की बात कर रहे हैं या पौधे की बात कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। अगर आप फूल के ऐसे पेड़ लगाते हैं जो बहुवर्षीय होंगे और आपको अच्छी तरह से फूल देंगे, जैसे चमेली है, गुड़हल है और सदाबहार है। हाँ, सदाबहार तो छोटा पौधा है, लेकिन जैसे हार सिंगार है, इसमें मौसम के अनुकूल निरंतर फूल आते हैं, तो इन
उसके नीचे जो काफी जमीन होती है वो खाली रहती है, तो उसमें आप जो मौसमी फूल हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस समय ये छायादार बने होते हैं, इनके नीचे काफी छाया होती है, उस समय उन फूलों का उगना अनावश्यक रूप से अच्छा नहीं होता। तो आप ये सुनिश्चित करें कि जो पौधे छाया में भी हो सकते हैं वो उगाएं। लेकिन सबसे अच्छी सलाह आपको दी जाती है कि इस जो मौसम का यह मुख्य मौसम है फूलों का, उस जो कि मौसम फूलों की ऋतु कहा जाता है, उसमें आप बल्ब वाले पौधे लगाएं। जैसे नरगिस होती है, डेफोडिल होते हैं, टूलिप होती है, ग्लैडियोलस होती है। इसमें छाया का प्रभाव कम से कम होता है और आपके इस मौसम में आपको ऊपर भी फूल दिखाई देंगे और नीचे भी फूल दिखाई देंगे। तो आप उन फूलों को उगा सकते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में आप जीनिया उगा सकते हैं, साल्विया उगा सकते हैं, या सेलोसिया उगा सकते हैं, गोमफ्रीना उगा सकते हैं। और सर्दियों में पोर्चुलेका गर्मियों में पोर्चुलेका उगा सकते हैं, सर्दियों में आइस फ्लावर उगा सकते हैं, तो जेड फ्लावर उगा सकते हैं। तो इनको अगर आप उगाएंगे तो आपको विभिन्न समयों में नीचे भी फूल मिलेंगे और ऊपर भी। जी डॉक्टर साहब, सर्दियों की बात हम कर रहे हैं और फूलों की हम बात कर रहे हैं, तो मौसम यहाँ पर आ गया और बताते चलें अपने श्रोता मित्रों को कि एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं मौसम से मुतालिक। तो आज यानी 27 तारीख है, तो अधिकतम तापमान जो है आज 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा कुछ हिदायतें हैं, कुछ ख़ास तरह की सलाहियत है हमारे किसान श्रोताओं के लिए, मैं बता देना चाहूँगा वो भी कि समय पर बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण और खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें और सरसों में पेटेंट बग की निरंतर निगरानी करते रहें। इसके अलावा किसान इस मौसम में जई और बरसीम की बुआई कर सकते हैं। जई की उन्नत किस्में हैं JHO 822, OL 9 और पूसा ओट 5 तथा बरसीम की उन्नत किस्में वरदान, बुंदेल बरसीम 1, मस्कावी JB 3। बीज दर है जई 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर और बरसीम 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इसके अलावा मैं बता दूं कि आलू के पौधों की ऊंचाई यदि 15 से 22 सेंटीमीटर हो जाए तब उनमें मिट्टी चढ़ाने का काम ज़रूरी है, और या फिर बुआई के 30-35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो रजत, आपने दी मौसम की जानकारी, काफ़ी कुछ आपने बताया और हमारे श्रोता जो हैं इसे ज़रूर लाभ उठाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं मनी अग्रवाल बोल रही हूँ, मैं शाहदरा दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी मनी जी बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि हमने जैसे दूसरा घर शिफ्ट करा था जी, तो हमारे में सारे गमले सूख गए हैं जी, मतलब ये क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर साहब, बड़ा अनूठा विषय है। आपने घर शिफ्ट किया था और आपके सारे गमले सूख गए हैं, तो प्राय वो हाँ जी, आप कबूतर भी घूमते रहते हैं, अब ये नहीं मालूम कि कबूतर खा गए या नहीं जी। कबूतर के खाने से पौधे नहीं सूखेंगे। निश्चित रूप से आपने जब घर बदला है तो इसमें पानी की थोड़ी कमी आई होगी, एक तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जब आप गमले उठाते हैं तो गमलों से निकलकर कुछ जड़ें जमीन में या फर्श पर लगी होती हैं, जो प्राय वहां से मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी या पानी अवशोषित करती रहती हैं। तो जब आप उनका स्थान परिवर्तन करते हैं तो कुछ दिन के लिए पौधे मुरझा जाते हैं, मुरझाए से लगते हैं, सूखे से लगते हैं। तो आप देखेंगे जब नई जड़ें उनका काम करने लगेंगी वहां पर और आप उनसे सतत रूप से देखभाल करेंगी, पानी लगाएंगी, सिंचाई करेंगी और खाद भी देंगी, तो ये फिर से बढ़वार ले लेंगे। तो अगर ऐसे मौसमी पौधे हैं जिनकी जड़ एक बार विस्थापित हो जाए और वो सूख जाते हैं, तो प्राय शायद ऐसे पौधे गमलों में इस समय तो नहीं होंगे, वो पुराने ही पौधे होंगे। तो आप सुनिश्चित करें कि इनमें पर्याप्त रूप से पानी दिया जा रहा है, तो वो निश्चित ही रूप से 15 से 20 दिन में फिर से हरे भरे हो जाएंगे। जी, तो फिर ये तो अच्छी बात है कि दोबारा से उनको लगाया जा सकता है, वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब, अपने कार्यक्रम में हम एक ये भी करते हैं कि हम अपने श्रोताओं को फलों और सब्जियों के भी कुछ दाम बताते हैं। तो आइए बता देते हैं अपने सभी श्रोताओं को। सेब जो है वो प्रति 10 किलो चल रहा है 1050 रुपये। अमरूद प्रति 15 किलो 280 रुपये के हिसाब से इस वक्त मार्केट में आया हुआ है। और बात करें गन्ने की तो ये प्रति 100 किलो
1 क्विंटल पर 420 रुपए के दर से चल रहा है। वहीं आलू प्रति 50 किलो 800 रुपए। साथ ही बेबी कॉर्न की बात करें तो प्रति किलो ये 50 रुपए के हिसाब से इस वक्त सीधे किसानों के जरिए जो मंडी में जाती है वहां पर फिलहाल उपलब्ध है। ये थी फलों और सब्जियों के भावों की जानकारी। बाजार से अब दोबारा स्टूडियो में आते हैं आरती, और एक श्रोता मित्र हमारे साथ अभी लाइन पर जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है, अभी गुलाब के बारे में बातचीत हो रही है शीतकालीन के जी, लेकिन मेरी ये जिज्ञासा है कि गुलाब का फूल जो है इसकी उत्पत्ति कितनी पुरानी है और ये सर्वप्रथम किस देश में पैदा किया गया था? आपका परिचय एक बार जरूर बता दीजिए हमारे बाकी श्रोताओं को भी। मेरा नाम है चेतराम प्रजापति, बुद्ध विहार फेज 1 दिल्ली से बोल रहा हूँ। चेतराम जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका भी और आपके प्रश्न का भी। डॉक्टर साहब बताइए। हाँ, देखिए जी, गुलाब को हम सुनिश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि इसकी जो वो है उतनी कितनी पुरानी है। अगर आप हिमालय में जाएं तो इसके देसी जो पौधे हैं, देसी जो गुलाब होता है वो बेल के जैसे बढ़ता हुआ आप पाएंगे, और ये शायद जो है लगभग 3000 साल पहले से गुलाब हमारे हिमालय में मौजूद है। तो अगर आप देखेंगे जो दुनिया में गुलाब और गुलाब जो रोजा इंडिका है वो हमारे भारत का ही है, इसकी उत्पत्ति भारत में हिमालय क्षेत्र से ही हुई है। तो ये बेल के रूप में उगता है, लेकिन काफी समय के बाद यह पता चला कि अगर इसको मैदानी क्षेत्र में और ज्यादा तापमान पर ज्यादा लाइट में उगाया जाएगा तो ये बौना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसके बाद ये किस्में, जो विभिन्न किस्में हैं, ये निकली हैं। तो लगातार जिन क्षेत्रों में, जिन प्रदेशों में या जिन देशों में बहुत ठंड रहती है वहां पर जो हाइब्रिड टी गुलाब है उसका उद्भव हुआ है। इसलिए हुआ है कि जो ब्रीडिंग करने के बाद में हमें गुलाब मिला है वो प्राय डच गुलाब है, और डच गुलाब जो है वो उसमें ज्यादा पंखुड़ियों की संख्या होती है। तो अगर आप हिमालय पर्वत का गुलाब देखेंगे तो उसमें 5 ही पंखुड़ियां होती हैं। तो लगातार प्रजनन करने के बाद में हमें ये डच गुलाब मिला है, तो जिसको हम कट गुलाब कहते हैं। तो आप ये मान के चलें कि लगभग 3000 साल से गुलाब के बारे में लोगों को पता है कि ये हिमालयन गुलाब है। जी, तो उम्मीद है इनके प्रश्न की इनकी जिज्ञासा पूरी तरह से शांत हो गई होगी, और हमारे बाकी श्रोताओं को भी। और डॉक्टर साहब, ईमानदारी से कहूँ तो हमें भी बड़ा लाभान्वित हुआ है आज। इस तरह के सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल भी पूछे गए। बहरहाल आपका हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, एक जल्दी एक छोटा सा मैं और जानकारी लूंगा कि सिंचाई का शीतकाल में क्या ध्यान रखना चाहिए फूलों के संदर्भ में। जी देखिए, जो खेती हम फूलों की करते हैं वो बहुत ही सहनशील नहीं होती हैं, यानी कि उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा पानी से भी खराब होने वाली फसलें होती हैं और बहुत कम पानी से भी खराब होने वाली। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना चाहिए कि निरंतर रूप से जो अपेक्षित आर्द्रता है वो वातावरण में भी बनी रहे और जड़ क्षेत्र में भी नमी बनी रहे। तो इसके लिए अगर किसान भाई ड्रिप सिंचाई प्रणाली या टपक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो फसलों को अधिक सुगमता से उगाया जा सकता है और उसको सर्दी से बचाया भी जा सकता है। जैसे पाला पड़ता है उससे पौधे बचे रहते हैं और अच्छी बढ़वार के साथ इस मौसम में उनको गुणवत्ता की फसल मिलती है। तो ढेर सारी जानकारी आज हमें मिली और फूलों से हमारा स्टूडियो में कहूँ महक उठा है। रजत, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो एक बार चलने से पहले, इससे पहले कि हम श्रोताओं को आज के लिए आज उनसे विदा लें और कार्यक्रम को ही संपन्न करें, कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में बता दें। कल का भी कार्यक्रम बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। जी हाँ, उपयोगी होगा। खेती में सौर ऊर्जा का प्रयोग किस तरह से करें, ये विषय है हमारे कल का, जिसमें हमारे एक्सपर्ट रहेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर पीके साहू। तो जरूर ये कार्यक्रम सुने। और फिलहाल आज के लिए हम हमारे स्टूडियो में पधारे जो हमारे डॉक्टर MC सिंह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रजत, आप और मैं बिल्कुल लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।